नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 फरवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की, बाद में बचे हुए जो पेजेस हैं उनकी बात कर लेंगे। एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स है। पहला तो है राइट टू रिलीजन, उससे संबंधित अभी क्या कंट्रोवर्सी चल पड़ी है कर्नाटका में। और दूसरा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो ये कि इंडिया ने जो डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट किया है विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को, तो उसके पीछे क्या प्रोसीडिंग्स है, क्या मुद्दा है, वो डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं दो आर्टिकल्स इनको पहले, फिर बाद में बाकी बची हुई जो न्यूज़ है उन पे हमें नज़र डालनी है ही। देखो, मुद्दा शुरू होता है कर्नाटका के जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर एक स्कूल में 6 स्टूडेंट्स को एंटर होने से मना कर दिया, ये कह के कि उन्होंने हिजाब पहन रखा था, इस तरीके से स्कार्फ लगा रखा था अपने पूरे अब जो कहते हैं ना गर्दन से ऊपर का जो पूरा फेस था उसको अच्छे से कवर कर रखा था। तो बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके से जो स्ट्रिक्टर इम्पोजिशन हो किसी भी ड्रेस कोड को लेकर के, तो इसके चलते ये रिलीजियस जो इशू है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि एक लीगल क्वेश्चन राइज हो गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का लेकर के, कि अगर कोई हिजाब पहन करके स्कूल या कॉलेज में जाए तो उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है या नहीं, या फिर वहाँ पर स्कूल के जो ड्रेस कोड के नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रिंजेंटली या स्ट्रिक्टली अगर अप्लाई किया जाता है तो इंडिविजुअल के राइट्स भी कहीं पर आते हैं या नहीं। तो देखो, बात ऐसी है, हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसमें आर्टिकल 25 उसका क्लॉज 1 क्या स्टेटमेंट देता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है एक इंडिविजुअल को कि वो अपनी सोच समझ अपने विवेक के साथ में किसी भी धर्म को, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को, इंडिविजुअल मतलब जो हम बात कर रहे हैं मेन यहाँ पर हमारा रेफरेंस है सिटीजन्स के लिए, ठीक है। वैसे आप मुझे चलो कमेंट बॉक्स में बता दो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं जो कि मतलब फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। थोड़ा ध्यान रखें आप, वो इंपॉर्टेंट है सेगमेंट, है ना। कुछ आर्टिकल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स, और बाकी बचे हुए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉन सिटीजन, दैट मीन्स जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताओगे आप मुझे, ठीक है। तो ऐसे में किसी भी इंडिविजुअल को फ्रीडम दी हुई है कि वो अपने राइट, कौन से राइट को, रिलीजियस राइट को फ्रीली एक तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे या प्रोपोगेट करे। हाँ, ये है कि यहाँ पर ये एक तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस देखने से पहले ये है कि ये जो राइट है ना, ये एक तरीके का नेगेटिव लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन्स को। कैसे? क्योंकि यहाँ पर स्टेट को रोका जा रहा है कि आप रिलीजियस डोमेन में इंटरवेंशन नहीं कर सकते। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो तरीके के एटीट्यूड्स आते हैं जब भी हम राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव में तो क्या होता है, स्टेट इंटरवीन करे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, और नेगेटिव में क्या होता है, स्टेट पे लगाम लगाई जाती है कि भाई स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट, यहाँ पे हम सरकार की बात करें, स्टेट का मतलब स्टेट जो है वो इंटरवेंशन नहीं करेगा। तो इंटरफेरेंस करने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीडम दे दी कि एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन को कैसे भी प्रैक्टिस करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, यहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन की जो प्रोविजन है वो कब कर रखी है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम जिनको बोल देते हैं। जैसे कि मान लो कोई अपने रिलीजन के लिए ये जो एक्टिविटीज़ है वो कंडक्ट कर रहा है, पर इसकी वजह से कहीं पे पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम हो जाए, डिसेंटली अगर वो काम नहीं कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर या फिर पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट में जाता है, या फिर पब्लिक हेल्थ के खिलाफ में चला जाए, या स्टेट मतलब सरकार के लिए हार्मफुल साबित हो जाए, तो इस तरीके से अगर ये चीज़ों का वायलेशन हो जाए एक रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज करते टाइम पे, तो स्टेट वहाँ पर इंटरवीन कर देगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा जो स्टेट है, दैट मीन्स सरकार है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। पर हाँ, जब मुद्दा आ जाए पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ या फिर और कोई स्टेट इंटरेस्ट का, तब वहाँ पर स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट है, वो इंटरवीन करेगी कि भाई आप जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना वो गलत है, इनको आप रोको। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए हुए हैं राइट टू रिलीजन से संबंधित आर्टिकल 25 के अंडर। तो देखो, इसके लिए अब आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है ना क्लास 11th की, उसमें चैप्टर है सेक्युलरिज्म, वो चैप्टर पढ़ दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो।
और दूसरा ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है, कौन सा, लक्ष्मीकांत में, वो भी अच्छे से पढ़ दो। इससे क्या हो जाएगा आपको कि एक तो जो राइट्स, अच्छा एक राइट्स वाला जो पार्ट है ना, इसमें आप देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी वाला, सेक्युलरिज्म वाला भी देखना है, राइट्स का भी एक चैप्टर है पूरा, पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की जो बुक है उसमें एनसीईआरटी की में, ये दोनों चैप्टर पढ़ना है, प्लस एम लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है पूरा वो पढ़ दो। आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कि राइट्स की क्या कौन सा पॉजिटिव राइट होता है, कौन सा निगेटिव राइट होता है, सेक्युलरिज्म का आइडिया वेस्टर्न सोसाइटी से शुरू हुआ पर इंडिया ने किस तरीके से अडॉप्ट किया, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न। अब मुद्दा है हमारे पास में क्या क्या वर्डिक्ट्स अवेलेबल हैं राइट टू रिलीजन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं जो पास्ट में। देखो एक केस तो अवेलेबल है 1954 का, जिसको बोलेंगे हम शिरूर मठ केस। उसमें देखो रिलीजन के लिए सीधा सा कहा है कि रिलीजन किसको कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पर हम ऊपर देखें ना राइट टू रिलीजन, जिसमें इसमें प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, प्रोपोगेट करना, एक इंडिविजुअल की राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं, वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड रिलीजन है ना, इसका मतलब केवल धर्म से संबंधित धर्म ही नहीं रह गया, इसको थोड़ा एलैबोरेट किया हुआ है शिरूर मठ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि एक धर्म से संबंधित जो भी इंटीग्रल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी रिलीजन ही कही जाएगी। इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि किसी भी धर्म से संबंधित जो भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कि बिना उस प्रैक्टिस के किसी को भी आप उस धर्म का फॉलोवर नहीं मानो। फॉर एग्जांपल मान लो कि सिखिज़्म की बात करें तो सिखिज़्म में वो 5 के की बात करते हैं, 5 क, जैसे कड़ा, केश, इस तरीके से, है ना। तो वो उनको 5 के से वो रखने का उनका रिलीजियस एक, आप कह सकते हो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो उस केस में आप वहाँ पर उसको रिलीजन की डेफिनेशन में लोगे, और जो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंडर में जो डेफिनेशन दी हुई है, जो प्रोटेक्शन दी हुई है, वो उसको अवेलेबल होगी, राइट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का 1954 का ये अपने आप में वर्डिक्ट है कि भाई रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर मतलब हम रिलीजन को क्या ट्रीट करेंगे, उस रिलीजन या उस धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें अपने आप ही आ गई हैं। तो ये डेफिनेशन दे दी रिलीजन की, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, किस एस्पेक्ट में, राइट टू रिलीजन के एस्पेक्ट में। अब आ जाओ कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है क्या, और इस टेस्ट को लेकर के क्या मुद्दा है। अब देखो सीधी सी बात है कि किसी भी धर्म में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी तो एसेंशियल होती नहीं है, कुछ ऐसी होती हैं जो वॉलंटरीली होती हैं कि कोई करना चाहे तो कर ले, ना करे तो धर्म का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस को ये टेस्टिंग करना है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है, वो चेक करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने आप में क्वेश्चन उठाया कि भाई आप किस तरीके से डिटरमाइन करोगे कि किसी भी रिलीजन का कौन सी प्रैक्टिस है वो तो एसेंशियल है और कौन सी नॉन एसेंशियल है। तो इस चीज़ को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सीज चल जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई जो एसेंशियल प्रैक्टिस हो उसको तो देखो कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम है नहीं, और जो नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उनको कहीं पर अगर रोका जाए, ये कह दे कि मान लो कि हाँ कुछ लोगों, एक रिलीजन में बोल दूं फॉर एग्जांपल कि हाँ भाई नेल्स रखना, लंबे नेल्स रखना, रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर देखेगा कि हाँ रखना ज़रूरी है क्या, अगर रखना ज़रूरी है तो ठीक है भाई नेल्स रखना ज़रूरी है, अलाउ किया जाए, मना मत करो भाई, ठीक है। दूसरी तरफ अगर नेल्स रखना रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में है, या फिर कह दे कि हाँ जी रखो या मत रखो वो आपके ऊपर है, ठीक है, बाकी कहा जाता है कि रख लो तो अच्छा रहता है, तो उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये देखा जाएगा कि जी चलो ठीक है वॉलंटरीली है तो इसका मतलब ये नॉन एसेंशियल है, इस चीज़ के लिए आप बाउंडिंग नहीं फील कर सकते। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दा आया था 2004 में, जब फिर से ये एसेंशियल जो प्रैक्टिस वाला मुद्दा है ना उसको फिर से हाईलाइट किया था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया आनंद मार्ग सेक्ट से संबंधित, कि भाई आनंद मार्ग के लोग हैं वो तांडव डांस करते हैं। अब तांडव डांस है वो अगर पब्लिक स्ट्रीट में करेंगे तो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बिगड़ गया कि नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये तांडव डांस है इसको बंद कर दिया, बोले ये नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है, इसको आप पब्लिक में जाकर के ओपनली ना करके अपने जो खुद के कहते हैं ना कि सेक्ट के लिए स्पेसिफिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, जो पर्टिकुलर स्पेस जो है उनके पास में खुद का, वहाँ जाकर के वो तांडव डांस कर सकते हैं, स्ट्रीट में नहीं कर सकते। साथ में ये देखा जाएगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें कम्युनिटी का बेस देखा जाएगा
कि कम्युनिटी को कितना ज़्यादा इसके लिए चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुद्दा क्या है यहाँ पर, हमने अभी तक जो बात की, जैसे आनंद मठ सेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कम्युनिटी बेस्ड मुद्दा आ गया। अब कई बार क्या है, जैसे एक इंडिविजुअल है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो इंडिविजुअल ही है, उनकी खुद के फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में दिए हुए हैं, उनके लिए क्या प्रोविज़न है। तो इसके लिए देखो 2016 में 3 जजेस की बेंच में, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच थी, जिसमें एक वर्डिक्ट था, एक मतलब एयरफोर्स का एक डिसीजन था, जिसमें ये किया गया था कि एक मुस्लिम एयरमैन को डिस्चार्ज कर दिया गया था उनकी सर्विसेज से। क्या था कारण? कि वो बियर्ड रख रहे थे, दाढ़ी रख रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पर इस डिसीजन को, जो इंडियन एयरफोर्स ने उनको डिस्चार्ज किया ना उस मुस्लिम एयरमैन को, तो उस बात को अपहेल्ड किया कि बोले ये नॉन एसेंशियल एक्टिविटी थी, नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस थी, कोई ज़रूरी नहीं था। तो इस चीज़ को अपहेल्ड किया गया किसके द्वारा? उस टाइम पे 3 जजेस की बेंच थी, उसको चेयर किया था जस्टिस टी.एस. ठाकुर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव ने। तो इस तरीके से मुद्दा ये आ गया कि मुस्लिम एयरमैन अगर बियर्ड रखने की बात करे, जबकि सिख एयरमैन बियर्ड रखने की बात करे, तो दोनों का आप अलग कैसे ट्रीट कर सकते हो? मुस्लिम एयरमैन अगर बियर्ड रखता है तो उसको तो आपने बोल दिया कि हाँ, इसको अगर उस इंडिविजुअल को अगर एयरफोर्स से फायर कर दिया, निकाल दिया, डिस्चार्ज कर दिया, तो बोलो वो चीज़ ठीक है। और दूसरी तरफ सिख, और वो बियर्ड वाला मुद्दा था, और दूसरी तरफ एक सिख एयरफोर्स मेंबर है, उस इंडिविजुअल को आप रोकते ही नहीं हो कि भाई बियर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है, वो सारा चीज़ें। तो मुद्दा फिर पहुंच गया किस में? आर्म फोर्सेस रेगुलेशन 1964 का एक सेक्शन है 425, जिसमें ये क्या है कि कोई भी आर्म फोर्स पर्सनल है वो किसी भी मतलब अपनी बियर्ड बढ़ा करके नहीं रखेगा। हाँ, ये हो सकता है केवल छोड़ करके एक कंडीशन में, कि मान लो कि उसका धर्म उसको अलाउ ही ना करे कि भाई नई बियर्ड तो आपको रखनी पड़ेगी। अब सिखिज्म में मैंने अभी बताया केश, 5K वाला कॉन्सेप्ट दिया ना, तो केश का मतलब बाल तो वो काटते ही नहीं है बिल्कुल। तो इस केस में वहाँ पर सिख जो एयरफोर्स में एंट्री लेते हैं उनको बाल काटने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर मुद्दा आ जाता है इस्लामिक प्रैक्टिस। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन था कि जब हमने जो एक्सपर्ट्स थे उनसे जब ओपिनियन लिया तो पता पड़ा कि इस्लामिज्म में बियर्ड रखना असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हमने इसको केस टू केस कंसिडर किया। जबकि सिखिज्म में क्या है, बोला मैंडेटरी है कि रखना ही होता है आपको केश। तो ये मुद्दा इस तरीके से फिर क्लियर होता है। फिर बाद में जब इस रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उस टाइम पे सीनियर एडवोकेट जो आपको पता है कांग्रेस के लीडर भी हैं, सलमान खुर्शीद, उन्होंने बताया कि बोला आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से इस्लामिज्म को पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा कि बियर्ड रखने के लिए कही गई है बात, पर हाँ ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बियर्ड रखो, छोटी बियर्ड भी रख सकते हो, पर हाँ पर रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रोविज़न दिए हुए हैं। पर वही बात है कि वहाँ पर जब ये डिफेंस किया जा रहा था ना उस एयरफोर्स के उस पर्सनल के लिए जिसको बियर्ड रखने के चक्कर में फायर किया गया था, डिस्चार्ज किया गया था, बोलो उनको अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया, उनको अच्छे से रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पूरी बातें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच के बाद सामने रखा ही नहीं गया, और मुद्दा पहुंच गया रेगुलेशन 420 क्लॉज बी में, जो आपका एयरफोर्स का जो रेगुलेशन है आपका 1964 का। तो ऐसे में वो वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिलती, क्योंकि प्रोविज़न है रेगुलेशन में ये, बट वही चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया, तो ये मुद्दा आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, असेंशियल और नॉन असेंशियल वाला क्लियर हो गया आपको। अब आ जाओ आगे कि हाई कोर्ट्स के क्या इश्यूज़ हैं, अलग अलग कोर्ट्स के क्या हिजाब को लेकर के क्या है। तो देखो अभी तक केरला हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है हमारे पास में, 2 वर्डिक्ट है, एक तो 2015 का, एक 2016 का, जो कि दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। पहला तो ये कि जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था तो उसमें हिजाब पहनना, मतलब जो बुर्का, ये पूरा जो फेस को छोड़ करके पूरा जो अपर पोर्शन है ना, शोल्डर से ऊपर तक का जो कवर करके आए और फुल स्लीव्स के जो कपड़े पहन करके आए लड़कियां एग्जाम देने के लिए, तो उनको मना किया गया था 2015 में। कारण कि उनमें कोई भी, आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कितने आते हैं, कोई भी छुपा करके और एक तरीके से चोरी चुप के क्वेश्चनों की चीटिंग कर सकता है। तो ऐसे में ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपको पता है 2015 के आसपास में
एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए मुद्दा सीबीएसई के पास में ज़्यादा रहता था, ठीक है। तो इस केस में फिर केरला हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, रिलीजन यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कारण कि एग्ज़ाम में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी हिजाब में छुपा करके या अगर लंबी पूरी बाजू की अगर शर्ट पहन करके या पूरा कुर्ता पहन करके आए तो वहाँ पर कोई भी अगर गैजेट छुपा करके लेकर के आए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, चीटिंग की जा सकती है। तो इस तरीके से केरला हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात बोली 2015 में। इसके आगे और उस वर्डिक्ट में ये भी कहा साथ में कि इन्विजिलेटर है वो अपने हिसाब से फुल स्लीव्स और ये अलाउ करे या उनको रिमूव करवाए, अलाउ तो नहीं किया जा सकता, रिमूव करवाने के लिए वहाँ पर जो इन्विजिलेटर है वो एक्सपर्ट ऑथराइज्ड पर्सन से अप्रूवल लेगा और फिर बाद में प्रॉपर मैनर में वो हिजाब और वो जो फुल स्लीव्स हैं वो रिमूव कराई जा सकती है। अब आ जाओ दूसरा केस है जिसका नाम है अमन्ना बिंट बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के साथ ही केस है। केरला हाई कोर्ट में केस जाता है, उस टाइम पे जज हैं जस्टिस पीबी सुरेश कुमार। इन्होंने ये कहा कि एक स्टूडेंट जो कि हिजाब पहन करके और फिर बाद में अपनी अपीयरेंस दे, मतलब कहीं पे एग्ज़ाम देने जाए या स्कूल में जाए, तो बोला उनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये उनके रिलीजन की असेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे में सीबीएसई के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करने का यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं। अगर सीबीएसई को लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई वायलेशन हो रहा है तो आप एडिशनल मेजर्स ले सकते हो जिसके चलते कि वो वायलेशन को रोका जा सके। इस केस में अगर देखो तो इन दोनों केसेस में क्या चीज़ आ रही है, एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल रहा है कि एक जगह पे अलाउ कर दिया, दूसरी जगह पे अलाउ नहीं किया। तो देखो मेन जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये कि एग्ज़ाम जो है वो फेयरली, एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो फेयरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो ऐसे में हर एक कैंडिडेट के ऑटोनॉमी उनके पास में होनी चाहिए कि वो क्या ड्रेस पहनना चाहते हैं क्या नहीं। पर बात यह है कि जब बात एग्ज़ाम की आ जाए, जब बराबर में कंपटीशन होना चाहिए और चीटिंग का अगर कहीं स्कोप दिखे तो उसको फिर बाद में रोकने की जिम्मेदारी सीबीएसई की हो जाती है, ठीक है। फिर देखो मुद्दा जो है ये जो यूनिफॉर्म का, ठीक है ना, स्कूल में एंट्रेंस से संबंधित था, ठीक है। फिर एक और 2000 का ये केस है फतिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018। इसमें सिंगल जज बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट के पास में मुद्दा जाता है कि भाई कलेक्टिव राइट्स हैं इंस्टीट्यूशन के, उनको प्रीमेसी मिलेगी। इस वर्डिक्ट में ये बात कह दी। तो थर्ड वर्डिक्ट में ये कह दिया कि इंस्टीट्यूशन के जो रूल रेगुलेशन है उनको माना जाएगा, जबकि एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रीमेसी किसकी होगी, इंस्टीट्यूशन की, मतलब स्कूल में अगर कोई कोड बना रखा है तो उस हिसाब से। तो इस केस में 12 और 8 साल की 2 लड़कियां थी और उनके पिताजी थे उन्होंने ये केस रजिस्टर करवाया था। फिर उसके बाद में ये केस आगे बढ़ नहीं पाया, कारण ये था कि जिस स्कूल के अगेंस्ट में ये केस चल रहा था उस स्कूल को इन दोनों लड़कियों ने बाद में छोड़ दिया था, ठीक है। तो मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस कौन सी है, कहाँ पर सुप्रीमेसी रिलीजन को दी जा रही है, कहाँ पर सुप्रीमेसी एग्ज़ाम को फेयरली कंडक्ट करवाने के लिए। वैसे तो आपको पता ही है एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। तो अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही ये 6 स्टूडेंट्स को कॉलेज में एंटर नहीं होने दिया तो इसका अब आगे क्या आउटकम निकलता है, कुछ ना कुछ ओपिनियन डेफिनेटली आएगा। तो अभी तक का स्टेटस है ना वो तो हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है देखो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट से रिलेटेड है कि चाइना में हमारी तरफ से कोई डिप्लोमेट नहीं जा रहे हैं, ना तो ओपनिंग सेरेमनी में गया है कोई, ना 20 फरवरी को जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी ओलंपिक जो विंटर ओलंपिक्स है उसमें। तो इसके पीछे क्या इसके आउटकम्स है वो देखते हैं। देखो हमने बॉयकॉट, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो वहाँ पर ना जाए, मतलब हाई प्रोफाइल डेलीगेशन ना जाए। जैसे इंडिया ने मना कर दिया, बोला हमारी तरफ से हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस हैं वो ना तो ओपनिंग सेरेमनी को ज्वाइन करेंगे, ना एग्जिट सेरेमनी को या क्लोजिंग सेरेमनी को ज्वाइन करेंगे। तो इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री नहीं है ऐसा करने वाला। इसके पहले अभी मैं सुबह कमेंट देख रहा था, मैं सुबह 10 बोला था, 17 कंट्रीज़ हैं सर, बिल्कुल 17 कंट्रीज़ अभी तक हो चुके हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जिनको हम कंसिडर करेंगे अपने स्टेटमेंट्स में, फॉर एग्जांपल यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड देख ही सकते हो, नेदरलैंड्स, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया,
ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये वहीं पर प्रेजेंट हैं। तो इस केस में आप देखो कि हमारी तरफ से तो बॉयकॉट कर दिया गया है। कारण आपको पता ही है, सुबह हमने बात कर ली थी, कल भी कर ली थी, कि भाई गलवान वैली क्लैश जो हुआ था 2020 में, उसमें एक सोल्जर पार्टिसिपेट कर रहा था, उस लड़ाई में एक बंदा था और उसी बंदे को टॉर्च बियरर के तौर पे सबसे आगे फ्लैग ले जाते हुए चाइना जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में इंडिया ने इस चीज़ को कंसिडर किया है ऑफेंसिव, कि भाई चाइना शो क्या करना चाहता है कि इस बंदे ने बहुत बढ़िया काम किया था और ओलंपिक्स को आप एक तरीके से पॉलिटिक्स में के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडिया ने फिर मना कर दिया, बोला हम यहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स को किसी को ज्वाइन नहीं करने देंगे। क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा? देखो हमारी तरफ से कम आरिफ खान, ठीक है, ये कश्मीर के हैं, इनको तो वहाँ पर अलाउ किया जा, हाई माउंटेन स्कायर बोला जा रहा है ना, एल्पाइन स्कायर, ठीक है, तो ये तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे, पर दूसरी तरफ डिप्लोमेट्स हमारे नहीं जा रहे हैं। अब आ जाओ बात कि भाई इससे पहले भी कभी कुछ हुआ है। देखो कोल्ड वॉर का जो टाइम था ना, उस टाइम पे 1980 के जो समर ओलंपिक्स थे वो देखो मॉस्को में हुए थे। तब यूएसए ने ना तो डिप्लोमेट्स को भेजा था, ना वहाँ पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के स्पोर्ट्स पर्सनल्स को भेजा था। दूसरा 1984 में जब 4 साल बाद में लॉस एंजलिस गेम्स हुए थे, मतलब यूएसए में समर गेम्स हुए थे ओलंपिक्स के, तो उसमें यूएसएसआर ने अपने प्लेयर्स को नहीं भेजा था। ये कोल्ड वॉर की बात थी भाई। तो ऐसे में ये पहली बार था कि 1980 और 1984 के ओलंपिक्स में ना तो डिप्लोमेट्स गए ना स्पोर्ट्स पर्सनल गए। पर अब की बार जो आपने देखा इंडिया ने या फिर ये 17 कंट्री ने जो बॉयकॉट किया है, इसमें डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है। दैट मीन्स कि जो ऑफिशियल्स हैं वो तो गए नहीं, बाकी प्लेयर्स जाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग भी होगा, वो सारा साथ साथ में चल रहा है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग को क्यों नहीं रोका जा रहा? कारण क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, अब जैसे इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने में मेन जो बॉडी है वो कौन सी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इस कमेटी के साथ में जो यूएसए की एनबीसी है, इनका एक एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो उस एग्रीमेंट का वायलेशन अगर होता है या फिर यहाँ पर गेम्स को शो करने के लिए मना कर देते हैं टीवी ब्रॉडकास्ट पे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पाएगा इनके पास में, एडवर्टीजमेंट से इनसे जो पैसा हो। तो एक तरीके से एक तो ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनका पैसा लॉस नहीं होने, और यूएसए तो वैसे ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी, आपको पता है, पैसे के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस तरीके से इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग का तो अलाउ कर दिया। दूसरा, अमेरिकन एथलीट्स अगर वहाँ पर जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या एक तो उनको रोक दिया जाता है, तो उनका कितना पैसा लगता है तैयारी करने में, वो नुकसान। दूसरा, अगर उनको नहीं दिखाया जाता उनके देश में, तो फिर वो वैसे लॉस हो जाता है उनका। तो इस तरीके से एक तो होता है पूरा बॉयकॉट, एक हो गया केवल डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो ये केवल और केवल लो कॉस्ट ऑप्शन है जिसमें नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, बट एक मैसेज डिलीवर हो गया चाइना को कि भाई हम आपसे खुश नहीं हैं। जबकि हमारे यहाँ पर जो दूरदर्शन है उसने तो डिसाइड भी कर लिया है कि हम तो क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी को तो हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे, बाकी जो स्पोर्ट्स इवेंट होंगे उनको हम फिर भी टेलीकास्ट कर देंगे। तो इसका देखो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी हमें कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। कारण कि सीधी सी बात है, एक तो इवेंट की टीआरपी डाउन हो जाती है, ठीक है, कि लोग जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरा, जब इवेंट को देखा ही नहीं जाएगा ज़्यादा, तो फिर बाद में जो एक रेवेन्यू का एक स्कोप बनता है, टीवी चैनल के पास रेवेन्यू कहाँ से आती है? जो ऐड देते हैं बीच बीच में, एग्जैक्टली यूट्यूब पे भी ऐसे इनकम होता है। तो इस तरीके से सिस्टम बनता है, राइट। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ये एक सिंबॉलिक मैसेज था, पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है। पॉलिटिकल मैसेज इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। गलवान वैली क्लैश का मुद्दा ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, कल भी हमने देख ही लिया था, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मनी, इन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्यों बॉयकॉट किया? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो सिंजियान प्रोविंस है वहाँ पर वीगर मुस्लिम्स के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है चीन, इसलिए। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जैसे ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, स्लोवेनिया, स्वीडन, कि भाई कोविड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हम नहीं भेजेंगे। जबकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने ये कहा कि ओलंपिक्स को पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से सोचो, ठीक है। फिर बाद में आगे स्टेटमेंट आ जाते हैं चाइनीज बस के बाद में, जैसे उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट करते हैं, तो बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, इस तरीके से ये बातें हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट किया तो बोले ये डिसीजन जो है वो इमेच्योर है, एरोगेंट है, स्टूपिड डिसीजन लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है।
डिप्लोमेटिक बॉयकॉट आगे क्या इसका असर पड़ेगा क्या नहीं, तो बात ऐसी है चीन भी इसका रिटेलिएशन दे सकता है। कैसे? 2028 के जो समर ओलंपिक्स हैं लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे, फिर 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो बोला वहाँ पर चाइना हो सकता है जहाँ तक अपने प्लेयर्स को या अपने डिप्लोमेट्स को ना भेजे। दूसरी तरफ विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो आने वाले फ्यूचर में जिन कंट्रीज़ ने बॉयकॉट किया है वहाँ पर हो सकता है चाइना अपनी जो प्लेयर्स उनको ना भेजे। पर दूसरी तरफ देखो ओलंपिक में जो कंपनियाँ स्पॉन्सर दे रही हैं, स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, वो उनमें से की ओलंपिक स्पॉन्सर कंपनीज तो चाइनीज़ कंपनीज है, तो वो भी एक अपने आप में मुद्दा आ जाता है, क्योंकि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है और कोई कंपनीज होती हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट को दिखा करके ही तो स्पॉन्सरशिप देती हैं। जैसे आज अगर आप देखो तो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे क्या लिखा हुआ है? बायजूस लिखा हुआ है, तो उस केस में बायजूस का नाम वहाँ पर लगाने के लिए बायजूस ने बहुत पैसा दिया है उनको, वो देते हैं तब जा करके। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा, बाकी तो टाइम बताएगा क्या होता है क्या नहीं। दूसरा, चाइना के रिजीम के लिए यहाँ तक बोला है मतलब अलग अलग मीडिया हाउसेस ने कि भाई वहाँ पर बच के रहना, क्योंकि चाइना में बोला कुछ भी लॉ ब्रीच कर दिया तो वहाँ के लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, सीधा जेल में, हो सकता है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देते। इस तरीके के स्टेटमेंट वहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी की जो मीडिया उनमें घूम रही है। बोला राइट टू प्रिवेसी, बोला प्रिवेसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बर्नर डिवाइसेस साथ में यूज़ करना आप लोग कि कैसे भी करके आप अपनी प्रिवेसी को बचा सको। ऐसी चीज़ें तो स्टेटमेंट घूम रहे हैं। मतलब ये है कि ओवरऑल एक तरीके का सिनेरियो ऐसा है कि डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जिसमें यूएसए एक तरफ है, चाइना एक तरफ है। बाकी आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन ने तो ये स्टेटमेंट दिया है, वर्ल्ड पेज पे है वो न्यूज़, वो ये कि बोला चाहे मतलब हदें नहीं है चाइना और रशिया की रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की, पता नहीं हम कितने आगे जाएंगे हमारी दोस्ती को लेकर के। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड फेज़ है वो लॉन्च कर दिया गया है, उधर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्लस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों के साथ में। ठीक है, तो ये एक तरीके से एंगेजमेंट आप देख ही सकते हो पाकिस्तान की चाइना के साथ में और रशिया की चाइना पाकिस्तान दोनों के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर फ्रंट पेज पे अगर देखें तो एक न्यूज़ तो ये है, जो केरला रेल है जिसको सिल्वर लाइन भी हम बोल रहे थे ना, सिल्वर लाइन रेल लिंक, उसको लेकर के आप देखो और थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि केरला गवर्नमेंट को एक झटका लगा है। कैसे? देखो केरला रेल एक तरीके के जॉइंट वेंचर है जिसमें केरला गवर्नमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। अब इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट फ्लॉट किया गया केरला में सिल्वर लाइन रेल। ठीक है, अब उसमें मेन फोकस है पैसेंजर्स पे। अब सवाल क्या है यहाँ पर कि सबसे पहली चीज़ तो इस प्रोजेक्ट को लगाने में लगभग 63,943 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें ज़्यादातर जो भार है ना, जो कर्जा है, वो बियर करना पड़ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, जिस तरीके से प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये कह रही है कि हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि केरला सरकार क्या हमारे ऊपर ही पूरा कर्जा छोड़ेगी या खुद देखेगी। तो एक तरीके से तो रेलवे मिनिस्ट्री तो रीथिंक कर रही है इस मुद्दे पे। दूसरा, केरला में इस प्रोजेक्ट को लेकर के इकोलॉजिकली इन मुद्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो इस केस में ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, सिल्वर लाइन केरला वाला, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ गया। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने अभी तक भी नहीं वीडियो देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो वो आप ज़रूर देखना। वैसे हमने पहले भी बात की थी, उसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देखो यहीं पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट ये आए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो देखो आईटी रूल्स को लगभग 1 साल हो गया है नोटिफाई हुए, 2021 में नोटिफाई हुए थे, ये 26 फरवरी के लगभग थे, हाँ जनवरी फरवरी के लगभग। ठीक है, तो इन आईटी रूल्स पे एक्सप्लेन पेज आया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। डेट है 13 जुलाई ऑफ 2021 और मैंने खुद ने एक अलग से वीडियो बनाया था आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस कॉन्सेप्ट को समझाया था वहाँ पे। तो ये दोनों वीडियोस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ जो हमारा डिटेल में डिस्कस करने वाला मुद्दा है वो ये। कल हमने देखा था कि इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन की गई जिसमें यह था कि 6 बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यू प्रोग्रेस पे ले जाया जा रहा है, बट
उनका जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस थी वो नहीं हो पा रही है, एनवायरनमेंट में जो उनकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं उनको नहीं प्रॉपरली फुलफिल किया जा रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंच गए हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो डिटेल में देखते हैं। तो एक्सपर्ट्स की डिमांड है सबसे पहली चीज़ तो कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर रिसोर्सेज डिप्लॉय करे, किसी भी प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन में अगर लापरवाही बरती जाए तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, नंबर 1। नंबर 2, डेटरेंट पेनल्टीज लगाई जाए और उनका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो। दैट मीन्स कि कहीं पर भी एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन हो तो उस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने वाली जो भी एंटिटीज है उनके ऊपर फाइन लगाया जाए, उनको पनिश किया जाए। तीसरा, डेमोक्रेटिक मैनर में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, साथ में एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सेटअप हो जो कि प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन को टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहे कि कहीं पर कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें हैं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रही है इन प्रोजेक्ट्स की जो कंप्लायंस है उनको लेकर के। तो अब देखो एक्सपर्ट्स की डिमांड है वो थोड़ा और देखते हैं। एक तो यहाँ पर M.K. रंजीत सिंह, इनका ये कहना है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो हमारा 1972 का, उसके अंडर में एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जो कि प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर मैनर में, कम से कम ग्रीन लॉज हैं उनको तो अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। दैट मीन्स एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखो 2011 में एक वर्डिक्ट दिया था, आप उसमें अपनी स्टेटमेंट्स दी थी जिसमें ये था कि हमें एक ज़रूरत है कि नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, उसी के अंडर में एक नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश कर देनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, उसी चीज़ को रिपीट भी किया जा रहा है यहाँ पर जो IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनको द्वारा। फिर आ जाओ जो एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं फॉरेस्ट सर्विसेज है ना से रिटायर्ड इंडिविजुअल, उनका ये कहना है कि हमें एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रह चुके हैं ना, इनका भी कहना है कि सरकार को अपने आँख और कान ये एकदम रेडी रखनी चाहिए अलर्ट मोड में कि कहीं पर भी कुछ भी हो, कुछ भी ऊंच नीच होती दिखे तो उसको हम देख सके, कहीं पर भी एनवायरनमेंट को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाए। साथ में ये बोला कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की बजाय, जैसे मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया किसने लिया, काम हो रहा है बढ़िया, पर वहाँ पर जो भी इकोलॉजिकल हार्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की बजाय ये ऑडिटिंग जो हो रही है, ये ऑडिटिंग आप करवाओ, वहाँ के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन कराओ। और ये बात है इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल ने भी कही। ठीक है, देखो इनके द्वारा, इनकी लीडरशिप में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, और उसमें इन्होंने अपनी तरफ से वेस्टर्न घाट का बहुत बड़ा हिस्सा, अराउंड मोर देन 75% एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव बताया था कि यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करो ही मत, नहीं तो ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। पर फिर के कस्तूरी रंगन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है माधव गाडगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको नलीफाई करने के लिए, और के कस्तूरी रंगन कमेटी ने फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए ग्रीन झंडी दिखा दी। इसके अलावा इनका ये कहना है कि थर्ड पार्टी की बजाय, ये बताई दिया हमने ऑलरेडी। इसके अलावा ये बोल रहे हैं, इनका ये कहना है कि हमें ज़रूरत है कि एक नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन हो जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, किसकी तरह, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है, एग्जैक्टली बोला हमारे पास में एक नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन स्टैब्लिश करना चाहिए। और एक टास्क फोर्स ने भी ये रिकमेंड किया था 11th 5 ईयर प्लान जो था ना 2017 से 2012 का, उस टाइम पर ये रिकमेंड भी किया गया था कि हाँ हमें भी इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की ज़रूरत है जो कि जैसे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है उस तरीके से वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो ये कुछ रिकमेंडेशन, ये कुछ सजेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए। इसके आगे और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से थे, कल हमने देख लिए थे, केन बेतवा रिवर लिंक का, ठीक है, मध्य प्रदेश में चल रहा है ये। दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइडल पावर प्रोजेक्ट, उसकी बात हमने कर ली थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर में ये डेवलपमेंट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे लोअर सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट
अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर पे, गोवा में वो एक एयरपोर्ट की बात हुई थी उसकी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास में जो कुल्डा माइन है वहाँ पर जो कोल प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा एनवायरमेंटल लॉज को बाईपास किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट तमनेरा और छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी आ गया ये। तो ये चीज़ें बताई जा रही, बोले ये प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अपनी एनवायरमेंटल कंप्लायंस या कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं किया है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी ज़रूरी है। आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, हरियाणा का जो 75% कोटा वाला जो है उसको अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है कि बोला इस पर स्टे लगाओ, कोई 75% कोटा की बात नहीं की जाएगी इस तरीके से, नहीं तो फिर बाद में अलग अलग स्टेट्स इसी तरीके से काम करने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस मुद्दे को देखो हमने एक्सप्लेन पेज पे कल डिस्कस किया था कि 30,000 या उससे कम सैलरी जो भी है प्राइवेट सेक्टर में, बोलो वो जॉब्स केवल उन जॉब्स में से 75% जॉब्स तो केवल हरियाणा वाले लोगों को देना होगा, ये सरकार ने वहाँ पर कानून पारित करवाया था, ठीक है। तो उसको वहाँ पर स्टे लगा दिया गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। अब 7 फरवरी को अपील की जाएगी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। तो इस मुद्दे को हमने कल एक्सप्लेन पेज पे देख लिया था, कल का मतलब 4 तारीख जो थी, ठीक है ना, तो उसका आप वीडियो देख लेना, कल हमने डिस्कस अच्छे से कर लिया था। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक बार अगर नज़र डालें तो भारत पे जो कि डिजिटल फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो फाइनेंस का काम करती है, उसमें एक ऑडिट में पता पड़ा कि फर्जी रिक्रूटमेंट कंपनियों को पेमेंट करके और फिर वहाँ से पैसों का गलत यूज़ किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। और ये रिवील कब होता है, जब भारत पे कंपनी के जो मेन हेड थे जिनका नाम है अशनीर, ठीक है, तो उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को कॉल करते हुए कहा कि भाई मैंने आपको पैसे भेजे हैं और अभी रिसेंटली जो नायका का आईपीओ लॉन्च हुआ उसमें आपने मेरे पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं किए, मतलब उसको गालियां दे रहा था, डांट रहा था ये बंदा। तो ये जब ऑडियो क्लिप वायरल हुई तब जाके ऑडिटिंग हुई है प्रॉपर कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और पता पड़ा कि नॉन एग्जिस्टिंग वेंडर्स को ये पेमेंट कर रहे थे पैसा निकाल करके। तो ये जो मुद्दा था ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और इसी चीज़ के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या होता है क्या नहीं। तो ये एक अपने आप में गफला पकड़ा गया है फिनटेक कंपनीज में ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं आगे, एक्सप्लेन पेज पे आएगा तब और डिटेल में आएगा। अभी तो फिलहाल तो ग्राउंड जीरो रियलिटीज़ है जो अपनी अपनी इतनी काम की है नहीं, ठीक है, बाकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, इंडिगो ने अभी अपॉइंट किया है एमडी के तौर पे यहाँ पे राहुल भाटिया को, ये बता दिया, बाकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड फेज़ है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसमें थोड़ा नज़र डालते हैं। देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 300 किलोमीटर की एक लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना के सिंजियान प्रोविंस, जहाँ पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, ये ऑटोनॉमस रीजन है, इस रीजन को पाकिस्तान के ईस्टर्न जो वेस्टर्न प्रोविंस है पाकिस्तान की बलूचिस्तान, उसमें ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, वहाँ से इसकी लिंकिंग है। देखो, इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट किया था, कारण क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई जाती है जो कि हमारी इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो इस केस में सरकार ने मना बोल दिया, बोले कि इस तरीके से हमसे बिना पूछे आप पीओके से ये जो आपकी इकोनॉमिक ब्रांच है वो अगर क्रिएट कर रहे हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें बहुत सारा कर्जा हो चुका है पाकिस्तान पे, पता नहीं चाइना कब क्या एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए ले सकता है। तो ऐसे में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका स्टेटमेंट तो ये है कि चाइना ने जितना लोन दे रखा है उसका 40% लोन तो चाइना को रिटर्न किया जा चुका है। पर सवाल ये है कि ये लोन सरकार के ऊपर जो लोन था वो ख़त्म हुआ है या प्राइवेट सेक्टर पे जो लोन था वो ख़त्म हुआ है, क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के नहीं चलते, आपको पता भी है वहाँ पर कितने ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं। और कल का ही आपको पता है, न्यूज़ भी थी, परसों का इंसिडेंट था कि पाकिस्तानी मिलिट्री का जो कैंप था उस पर अटैक किया गया था यहाँ बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स थे उनके द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव मुद्दा भी है पाकिस्तान में, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके आगे देखें, अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है ना तब से आप मान के चलो लगभग 8 गुना ज़्यादा अटैक करने लग गया है ISIL के, दैट मीन्स खुरासन प्रोविंस
के नाम से जो इस्लामिक स्टेट जो ऑपरेट कर रहा है वो, ठीक है ना। बाकी तो और इतनी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं। श्रीलंकन इकोनॉमी के हाल ख़राब है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर राजपक्षे, ठीक है, उनका कहना है, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर महिंदा राजपक्षे, तो गोटाबाया राजपक्षे ने कहा FDI इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, FDI को अट्रैक्ट करने की बातें की जा रही हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हमने डिटेल में देख ली, बाकी पे नज़र डाल ली। ओके, स्पोर्ट्स पेज पे आज इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिलहाल अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है जिसमें इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, कल तक रिजल्ट आ जाएगा, पता पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो डिस्कशन में जो भी था वो हमने देखा। बस आपके लिए एक टास्क है, मैपिंग कर लेना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ग्वादर, चाबार पोर्ट, इन सबको देख लो एक साथ। ओके, थैंक यू।